हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसका पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे इससे पहले वीडियो में, भारतीय नवजागरण व स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी नवजागरण। अब इसमें पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवजागरण का क्या अर्थ है। नवजागरण का क्या अर्थ है? एक ऐसी चेतना का उदय जो समाज को अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़ियों से बाहर निकालकर प्रगति, तार्किकता की ओर ले जाए। ठीक है, यह है नवजागरण, जो समाज को क्या अज्ञान से दूर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधविश्वास से लोगों को और रूढ़ियों से हटाकर प्रगति और तार्किकता की ओर ले जाए। ठीक है, लोग अंधविश्वासी न बने, तार्किक बने। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, तब सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, 19वीं सदी में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। इन्हीं परिवर्तनों ने हिंदी नवजागरण को जन्म दिया। जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत जब अंग्रेजी शासन के अधीन था, तब सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर व्यापक परिवर्तन हो रहे थे, तो उसी समय इन्हीं परिवर्तनों में से एक हिंदी नवजागरण भी था। ठीक है, जिसने हिंदी नवजागरण को जन्म दिया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, नवजागरण के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नवजागरण के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसमें से पहला है, सामाजिक रूप से व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना। जो समाज में व्याप्त उस समय कुरीतियाँ थी, उनको समाप्त करना नवजागरण का उद्देश्य था। दूसरा है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। लोग क्या है, अंधविश्वासी हो गए थे। ठीक है, इससे लोगों को हटाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ को लोग अंधविश्वास से न देखें, कि तार्किकता से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। तीसरा है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना। राष्ट्रीय चेतना लोगों में, उनको जागृत करना भी नवजागरण का मुख्य उद्देश्य था। अगला है, भाषा और साहित्य को सर्वसुलभ बनाना। जो भाषा और साहित्य है, उसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना या सर्वसुलभ बनाना। ठीक है, इस काल में लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को जागृत किया और उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत किया। इस काल में जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी ऐसी रचनाएं रची, उसके माध्यम से जनता को जागृत किया। जनता को जागृत करने वाली रचनाओं लिखी इन्होंने, और उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत भी किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण के प्रमुख चरण क्या थे। हिंदी नवजागरण किन किन चरणों में हुआ। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में विभक्त किया गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग व छायावाद पूर्व युग। ठीक है, मुख्य रूप से भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। पहला है भारतेंदु युग, हिंदी नवजागरण का आधार स्तंभ। जो भारतेंदु युग है, वो हिंदी नवजागरण का आधार स्तंभ माना जाता है। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, जिन्हें हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा दी। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य दोनों को नई दिशा दी और उसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। भारतेंदु ने अपने नाटकों, निबंधों और पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को उजागर किया। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचना है अंधेर नगरी, तत्कालीन शासन व्यवस्था की विडंबनाओं पर तीखा व्यंग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी, जो उस समय की शासन व्यवस्था थी, उसकी विडंबनाओं पर इन्होंने तीखा व्यंग किया है। इसी प्रकार भारत दुर्दशा में देश की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया। इसी प्रकार जो उनकी दूसरी रचना है भारत दुर्दशा में, इसमें इन्होंने देश की जो उस समय की स्थिति थी, दयनीय स्थिति में था देश, उसका चित्रण किया है। ठीक है, भारत दुर्दशा में। अब दूसरा आ जाता है द्विवेदी युग। इस काल में साहित्य में अनुशासन, शुद्धता और नैतिकता पर विशेष बल दिया गया। इस काल में जो साहित्य है, उसमें अनुशासन पर, शुद्धता और नैतिकता पर विशेष बल दिया गया। भाषा को परिष्कृत और व्यवस्थित बनाया गया। जो भाषा थी, उसे परिष्कृत किया गया और व्यवस्थित बनाया गया।
इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। ठीक है, भारतेंदु युग का नाम पड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, और द्विवेदी युग का नाम पड़ रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। ठीक है, अब तीसरा है छायावाद पूर्व काल। ठीक है, यह काल हिंदी नवजागरण के विकास में का संक्रमण काल था। जो ये काल था ये संक्रमण काल था। ठीक है, यह छायावाद की भूमिका तैयार करने वाला काल था। जो ये है ये छायावाद की भूमिका तैयार करने वाला काल था। इस समय साहित्य में व्यक्ति की भावनाओं, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण बना। इस समय जो साहित्य है उसमें व्यक्ति की भावनाओं को स्थान दिया गया, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण किया। प्रकृति का चित्रण हुआ भरपूर मात्रा में और सौंदर्य का चित्रण बढ़ा। ठीक है, छायावाद पूर्व काल में हिंदी नवजागरण में सामाजिक सुधार की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, इस काल में साहित्य समाज की समस्याओं जैसे कुरीतियों, अंधविश्वास और पिछड़ेपन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। इस काल में जो साहित्य है वो समाज की समस्याओं जैसे कुरीतियाँ थी उस समय, अंधविश्वास था लोगों में और पिछड़ेपन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा था साहित्य। ठीक है, जिससे लोग जागृत होते। अब है भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं वो उदाहरण। भारतेंदु युग की कौन सी ऐसी प्रमुख रचनाएं थी जिससे लोग ज़्यादा जागृत हुए, उनकी लोगों में जागृति आई? वह है, पहली रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रसिद्ध उदाहरण है, एग्जाम में आता है बार बार, आना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। यह पंक्ति तत्कालीन शासन व्यवस्था की मूर्खता एवं अव्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। यहाँ मूल्यहीनता एवं प्रशासनिक अराजकता को दिखाया गया है। यहाँ पर मूल्यहीनता और प्रशासनिक जैसी उस समय की प्रशासनिक अराजकता थी उसको दिखाया है इस उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, अगली रचना है भारत दुर्दशा। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, उदाहरण है। यह पंक्ति भाषा के महत्व को दर्शाती है। जो ये पंक्ति है ये भाषा के महत्व को दर्शा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार अपनी भाषा का विकास ही राष्ट्र के विकास की नींव है। भारतेंदु कह रहे हैं कि जो अपनी भाषा है जब उसका विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास भी हो सकता है। भाषा का विकास ही राष्ट्र के विकास की नींव है। अब अगला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसमें धार्मिक आडंबरों के नाम पर होने वाली हिंसा का विरोध किया है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में धार्मिक आडंबरों के नाम पर होने वाली हिंसा का इसमें विरोध किया है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि धार्मिक आडंबरों के नाम पर होने वाली हिंसा का विरोध या नहीं होनी चाहिए। अब है द्विवेदी युग की प्रमुख रचना है। इसमें है भारत भारती। यह है मैथिली शरण गुप्त जी की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और आगे क्या होंगे अभी। यह पंक्ति भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत, वर्तमान स्थिति और भविष्य के प्रति जागरूक करती है। भारत भारती की एक उदाहरण है, पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और आगे क्या होंगे अभी। जो ये पंक्ति है ये भारतीयों के गौरवशाली अतीत, जो भारतीयों का गौरवशाली अतीत रहा है, ऐसे ऐसे हुए हैं देश प्रेमी या देशभक्त, उनके बारे में, और वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य में क्या है उसके प्रति जागरूक करती है। ठीक है, नर हो न निराश करो मन को। ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। यह पंक्ति जीवन में सकारात्मकता व आशा का संदेश देती है। इस पंक्ति के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता, नर हो न निराश करो मन को, मतलब तुम नर हो, अपने मन को क्यों निराश करते हो, कुछ कार्य करो। बहुत अच्छी कविता है, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। इसे आप भी देखें और पढ़ें और इसको समझें। ठीक है, ये जीवन में आपको सकारात्मकता लाएगी और एक आशा, एक उम्मीद जगाएगी। ठीक है, अगला है सरस्वती पत्रिका।
यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह पत्रिका हिंदी नवजागरण का मंच थी। जो ये पत्रिका थी ये हिंदी नवजागरण का मंच थी, जिसने अनेक साहित्यकारों को दिशा दी। इस पत्रिका ने अनेक साहित्यकारों को सही दिशा दी। अब हिंदी नवजागरण की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। यह है हिंदी प्रदीप, इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जो प्रकाशित हुई 1877। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867 वाराणसी से प्रकाशित हुई। ठीक है। तीसरी है सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इसके संपादक रहे 1903 से 1920 तक, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। प्रथम संपादक हैं इसके चिंतामणि घोष थे, और प्रारंभिक संपादक थे श्याम सुंदर दास 1900 से। ठीक है। 1900 से श्याम सुंदर दास थे, और 1903 से 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, और प्रथम संपादक कहा जा सकता है चिंतामणि घोष। हिंदी नवजागरण के प्रभाव से भारतीय समाज में जागरूकता, सामाजिक सुधार व राष्ट्रीय चेतना का व्यापक विकास हुआ। जो हिंदी में नवजागरण आया उसके प्रभाव से भारतीय समाज में जागरूकता आई, सामाजिक सुधार हुआ और राष्ट्रीय चेतना का व्यापक विकास हुआ। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले आपके एग्जाम में आए हैं नेट के, और अभी आ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। हिंदी नवजागरण की वैचारिक पृष्ठभूमि को मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना के बाद गति मिली थी? किसके बाद मिली थी? यह था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद ही हिंदी नवजागरण को एक गति मिली थी। ठीक है, इस ऐतिहासिक घटना के बाद लोग जागृत हुए। दूसरा प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण का अग्रदूत और आधार स्तंभ किस साहित्यकार को माना है? आपको पता होगा, ये अभी पढ़ा है आपने, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित किस पत्रिका को नवजागरण चेतना का मुख्य स्वर माना जाता है, जिसमें उन्होंने नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया था? ठीक है, स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया, वह है बाल बोधिनी पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण का संदेश सबसे पहले गद्य में नहीं बल्कि पद्य में फूट पड़ा था, यह कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी नवजागरण के काव्य रूपों की समीक्षा करते हुए यह रेखांकित किया था कि कवियों ने देश की दुर्दशा को पद्य के माध्यम से सबसे पहले और अधिक तीव्रता से व्यक्त किया था। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, भारतेंदु युग के किस कवि ने कवि वचन सुधा पत्रिका में तदीय समाज की स्थापना की घोषणा की थी? कौन सा कवि था? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तदीय समाज याद रखना है आपको। इसका उद्देश्य था वैष्णव भक्ति के साथ साथ देश हित के कार्यों को बढ़ावा देना। तदीय समाज की स्थापना इन्होंने की थी, इसका उद्देश्य था वैष्णव भक्ति के साथ साथ देश हित के कार्यों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक हैं। कौन है इस पुस्तक के लेखक? ये हैं रामविलास शर्मा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इससे संबंधित और क्वेश्चन करने हैं आपको, या कोई और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करना है तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपने नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।